नमस्कार। अर्थव्यवस्था और वित्तीय मामलों पर चर्चा के लिए हम फिर से आपके सामने हाजिर हैं। एयर इंडिया को बेचने की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। हम सभी जानते हैं कि ये भारी नुकसान में चल रहा था और इसीलिए इसे बेचा गया। अब सरकार ने भारतीय जीवन बीमा निगम के शेयर्स को बेचना शुरू किया है। क्या आप जानते हैं क्यों? शायद इसलिए कि ये भी घाटे में चल रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि हर साल LIC करोड़ों का मुनाफा कमा रही है। तो क्या इसमें संचालन संबंधी समस्याएं आ रही हैं? नहीं, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि इंश्योरेंस बाजार के कुल व्यवसाय का आधा हिस्सा लगभग LIC के नियंत्रण में है। क्या जीवन बीमा चलाना सरकार का काम नहीं है? तो इसका जवाब भी ना ही है। LIC के पैसे से ही देश की बड़ी बड़ी आधारभूत परियोजनाओं को फंडिंग दी जाती है और इसके भरोसे ही डूबे हुए बैंकों को बचाया जाता है। फिर क्यों LIC को बेचा जा रहा है? आइए इसके पीछे के कारणों को समझने की कोशिश करते हैं। भारत में लगभग सभी ने भारतीय जीवन बीमा निगम के बारे में सुना होगा। देश के हर कोने में 2000 शाखाओं, 1 लाख कर्मचारियों और 3000 करोड़ पॉलिसियों के साथ ही उपस्थित है। LIC एक ऐसा नाम है जो लगभग हर जुबान पर रहता है। अब तक यह सरकार द्वारा चलाई जा रही थी, लेकिन जल्द ही इसके 5% शेयर निवेशकों को बेच दिए जाएंगे। कहने में यह सिर्फ 5% है, लेकिन यह बहुत बड़ा आंकड़ा है। हालांकि शेयर मूल्य की अभी घोषणा नहीं की गई है, परंतु अनुमानित राशि 50,000 करोड़ से 90,000 करोड़ के बीच मानी जा रही है। इसका अर्थ यह हुआ कि भारत में यह जनता के लिए सार्वजनिक शेयर्स की सबसे बड़ी प्रारंभिक बिक्री होने वाली है। 90,000 करोड़, ये राशि बहुत अधिक है, पर इसमें बेचे जाने वाले कुल शेयर्स केवल 5% है। कंपनी का 5% निवेशकों के पास रहेगा, तो 95% अभी भी सरकार के पास ही रहेगा। देखा जाए तो इतनी कम हिस्सेदारी में कंपनी पर प्रभाव डालना तो दूर, इन निवेशकों की कोई बात भी सुनी जाएगी, ये मुश्किल है। फिर इतनी हड़बड़ी क्यों हो रही है? प्रत्येक कंपनी मुनाफा कमाने के लिए काम करती है और मुनाफे को अन्य निवेशकों के साथ बांटने के लिए बाध्य होती है, परंतु इस मामले में भारतीय जीवन बीमा निगम अलग है। यह संसदीय अधिनियम द्वारा निर्धारित नियमों का पालन करती है, न कि कंपनी अधिनियम का। भारतीय जीवन बीमा निगम के मुनाफे का 95% इसके पॉलिसी धारकों को जाता है। इसका अर्थ यह हुआ कि LIC करवाने वाले हर व्यक्ति को मुनाफे में हिस्सा मिलता है। इस प्रकार देश में लाखों लोग इस संस्थान का हिस्सा हैं। The government now proposes to sell a part of its holding in the LIC by way of initial public offer. पर अब यह बदलने वाला है। भारत सरकार ने इसकी घोषणा कर दी है। अब मुनाफे में हिस्सेदारी को 95 से 90% कर दिया जाएगा, जैसा कि प्राइवेट बीमा कंपनियां भी अपने पॉलिसी धारकों के साथ करती हैं। आने वाले समय में बीमा धारकों का शेयर और कम किया जा सकता है। इन्होंने पहले ही मौजूदा फंड में से अलग फंड बनाकर शेयर धारकों का हिस्सा अलग कर दिया है। Now, if that 95% is reduced to 90%, what is wrong with that? It's a small change and they're still getting it. No. See, the so-called surplus fund is now bifurcated into a fund for the non-participating policyholders and a fund meant for the participating policyholders. So the entire fund, you can imagine, out of which the policyholder would have got a share of 90 or 92.5 or 95, depending on the next 5 years. Now, 75% roughly, I'm just giving you a rough figure, 75% of this taken out of that surplus and then placed at the disposal of the shareholders who are government. But tomorrow, there'll be stock market investors. So beautifully, very cleverly, the government, what they've done is, in order to make it very, very attractive to foreign investors and domestic investors, they have taken away 75% of the surplus funds, which the policyholders would have got it, and quietly transferred it to them. लोगों के हितों को नजरअंदाज कर सिर्फ अपने लाभ के लिए काम करने का LIC का सफर अब शुरू हो चुका है। यह सफर है जीवन बचाने से पैसा कमाने तक का। भारतीय जीवन बीमा ने सालों से सरकारी परियोजनाओं और कंपनियों में पैसा लगाकर तथा डूबते बैंकों को बचाकर एक मिसाल कायम की है। सरकार की किसी अन्य तरह की सहायता के लिए भी LIC हमेशा तैयार रहती है। केवल 5 सार्वजनिक इकाइयों में निवेश करने से ही संस्थान को 20,000 करोड़ से भी अधिक नुकसान झेलना पड़ा है।
लेकिन LIC की वजह से कई लोगों के रोजगार बचे हैं। कई प्रमुख व्यावसायिक क्षेत्रों में स्थिरता आई है। बैंक बंद होने से बचे हैं। लेकिन बाजार को इन सब बातों की कोई परवाह नहीं है। सभी यही एक बात जानना चाहते हैं, क्या LIC को भारत सरकार से अधिक ऑटोनॉमी यानी कि स्वायत्तता मिल जाएगी या यह लोकहित के लिए काम करना जारी रखेगा। इस IPO का असफल होना अकल्पनीय और राजनीतिक रूप से आत्मघाती है। भविष्य की योजनाओं के लिए इन 5% शेयर्स को भी सफलतापूर्वक बेचना बहुत जरूरी है। लोगों को यह भरोसा नहीं है कि सरकार केवल 5% शेयर बेचकर ही रुक जाएगी। भविष्य में और अधिक शेयर बेचे जाने की संभावना है। इसके लिए इस IPO में भी शेयर्स को प्रीमियम मूल्य पर बिकना होगा और जब शेयर बाजार में यह शेयर लिस्ट किए जाएंगे तब इनका मूल्य गिरना नहीं चाहिए। सरकार कंट्रोलिंग शेयरों को बरकरार रखती है या नहीं, यह महत्वपूर्ण नहीं है। सरकार को बाजार के सामने झुकना पड़ेगा। कंपनी की लाभ कमाने की क्षमता का आश्वासन केंद्र सरकार ही देगी। After all, government is always more than 50% share, so why are you bothered about it? No. The moment you cross 26% of the shareholding under the Companies Act, you've got a say in policy decisions. So the first thing that the investors will say, look, we are interested in our short-term profits. The stock markets, if you're anywhere in the world, they are short-term profit maximizers, not long-term profit maximizers, because it's basically speculative. So what they will say, why do you want to give so much to the policyholders? You don't have to do that. You change it. In fact, the policy size, average policy size of LIC is roughly 1/4 of the policy size of the private life insurance in this country. There are about 24 or 25 private issue. But still, LIC has been able to defend its own. Its market share is about 70%, but still with a small policy size. That means basically it is catering to the small people in this country. So what will happen is, the moment profit drives the character of LIC, then what will happen is, why should you go to the rural areas? Why should you cover disadvantaged sections like any other private life insurer? Why don't you increase the size so that your profit can be maximized or return will be maximized? इसका शुरुआती असर हम ग्राहक अनुकूल बीमा पॉलिसियों के लुप्त होने तथा बाजार से जुड़ी योजनाओं में बढ़ोतरी के रूप में देखेंगे। ऐसा देश जहां नागरिकों की सामाजिक सुरक्षा के लिए पर्याप्त विकल्प उपलब्ध नहीं है, वहां अब तक भारतीय जीवन बीमा निगम ने एक जीवन रक्षक की भूमिका निभाई है। जब लोगों का ध्यान मुनाफे की तरफ जाने लगेगा तो जीवन बीमा की अपेक्षा बाजार में होने वाले बदलावों को अधिक महत्व दिया जाएगा। LIC is actually giving dividend already to the central government in lakhs of crores, and for this 5-year plan period, LIC contribution is something like 20 lakh crores. I mean, it's enormous. So when already the dividend is coming, it's a very profit-making public sector undertaking. There is absolutely no earthly reason for this IPO except the government's idiotic and what should I say, anti-national commitment to privatization. Modi has already answered it, at least a part of it. सरकार खुद एंटरप्राइज चलाएं, उसकी मालिक बनी रहे। आज के युग में न ये आवश्यक है, न ये संभव रहा है। इसलिए मैं कहता हूं, गवर्नमेंट हैज नो बिजनेस टू बी इन बिजनेस। पर सच ऐसी तुकबंदी से कोसों दूर है। सरकार के पास नकद की कमी है। इनको पैसों की बहुत जरूरत है। सिर्फ 2 महीने के समय में सरकार को इस वित्तीय साल का निवेश लक्ष्य पूरा करने के लिए 60,000 करोड़ रुपए की जरूरत है। इस स्थिति में मोदी और उनके साथी जहां तक उनकी पहुंच है वहां तक सब कुछ बेचने का हर संभव प्रयास करेंगे। पहले बेचो और फिर बेसिर पैर की कहानी सुनाकर जनता को ठगो। धोखाधड़ी की रेस में विजय माल्या, मेहुल चौकसी और नीरव मोदी की लिस्ट में एक और नया नाम जुड़ गया है। ये नाम है ऋषि अग्रवाल का। ऋषि अग्रवाल गुजरात में स्थित ABG शिपयार्ड चलाता है और इसके ऊपर 23,000 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का आरोप है। यह भारत का सबसे बड़ा घोटाला है। यह 23,000 करोड़ रुपए 28 बैंकों से धोखाधड़ी करके लूटा गया है। कई बेईमान रास्ते अपनाकर ABG शिपयार्ड लंबे समय तक भारी मात्रा में पैसा इकट्ठा करने में कामयाब रहा। लोन 5 साल पहले ही शुरू हो चुका था
और जब कंपनी डिफॉल्टर पाई गई उसके बाद भी और लोन और ऋण पास किए गए। जब कंपनी ऋण चुका भी नहीं रही थी तब भी ऋण के रूप में और पैसा लिया गया, यह कहकर कि इससे कंपनी बचेगी और बैंकों को उनका पैसा वापस मिल जाएगा। यह पता करने में एक पूरा दशक लग गया कि यह पूरी परियोजना ही धोखाधड़ी का एक डिजाइन थी। जब मुख्य धारा का मीडिया एबीजी की कहानी कवर कर रहा है तो आइए समझते हैं कि भारत में एक के बाद एक इस तरह के घोटाले क्यों होते हैं। पिछले साल ही धोखाधड़ी से लिए गए ऋण से 1,37,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। उधार देने के मामले में रिजर्व बैंक के दिशा निर्देश बैंकों की बजाय इन कंपनियों के हित में होते हैं। यह पूरी प्रक्रिया कंपनी जितना मुनाफा कमाएगी इस पर आधारित है, न कि ऋण देना कितना सुरक्षित है इस पर। सुरक्षा कवर और लिए गए ऋण के बीच फासला इतना होता है कि जब डिफॉल्ट होता है तो पैसे वापस आने की कोई संभावना नहीं होती या फिर बैंकों को और ऋण देना पड़ता है इस आशा में कि कंपनी फिर से मुनाफा कमाएगी और ऋण वापस करेगी। एसबीआई, जिसने एबीजी घोटाले में 3,000 करोड़ गंवाए हैं, रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर इनकी बोर्ड टीम में थे। सभी बड़े ऋणों की रिपोर्ट आरबीआई को जाती है और आरबीआई इसकी नियमित जांच कराती है। 2014 में आरबीआई द्वारा नियमित जांच के अलावा एसेट क्वालिटी रिव्यू भी किया गया। इसी साल कंपनियों द्वारा लिए गए ऋण को रीस्ट्रक्चर करने की प्रक्रिया का भी निरीक्षण किया गया। इस सब के बावजूद एबीजी शिपयार्ड का यह घोटाला सामने नहीं आया। इसको एक धोखाधड़ी घोषित करने में 8 साल लग गए। वित्त मंत्री द्वारा इसमें यह सफाई दी जाती रही है कि यह घोटाला भारतीय जनता पार्टी के 2014 में सत्ता में आने से पूर्व हो गया था, परंतु सवाल यह है कि 2020 तक इस पर कार्रवाई करने से सरकार को किसने रोका? ऐसी कौन सी निराकार शक्ति थी जिसकी वजह से इसमें देरी हुई? एबीजी शिपयार्ड की मदद किसने की? क्या वो बीजेपी थी या कांग्रेस? ये सवाल महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि विजय माल्या और मेहुल चोकसी की सबके साथ सांठगांठ है। ये पार्टियों में मिलते हैं, हंसी मजाक करते हैं, भविष्य की योजनाएं बनाते हैं। ये सभी एक ही प्रजाति के हैं। हम साधारण लोग इनकी लीग से कहीं दूर हैं। हमें घर के लोन या एमएसएमई के छोटे लोन पर डिफॉल्ट होने पर भी धरती के किसी भी कोने से पकड़कर लाया जाता है। विजय माल्या ने फिर से लंदन में उनके घर को बचा लिया। बैंकों के पक्ष में पिछले महीने जारी किए गए विजय माल्या के 30 बेडरूम वाले घर को जब्त करने के आदेश प्रभावहीन हो गए। बहामास के सर्वोच्च न्यायालय ने माल्या के परिवार को बहामास में रजिस्टर्ड ट्रस्ट फंड से पैसा निकालकर बिल्डिंग का बकाया भुगतान करने की अनुमति दे दी थी। नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री जोसेफ स्टिग्लिट्ज वर्ल्ड बैंक ग्रुप को उस पर्यावरण क्षति के लिए जिम्मेदार ठहराने की मांग कर रहे हैं जो टाटा मुद्रा पावर प्रोजेक्ट में वर्ल्ड बैंक द्वारा फंड देने से हुई। इससे पहले एक अमेरिकी अदालत ने फंडर के पक्ष में फैसला सुनाया था। स्टिग्लिट्ज का कहना है कि इन परियोजनाओं से होने वाली सामाजिक और पर्यावरणीय प्रभावों के लिए इन्हें जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए, जो इस लोन की वजह से ही होते हैं। स्टिग्लिट्ज ने अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय के सम्मुख जानकारी प्रस्तुत की और फैसले के खिलाफ अपील पर विचार करने का आग्रह किया। इस बात का खुलासा हो चुका है कि फंड देने से पहले ही अंतर्राष्ट्रीय वित्त संस्थान को परियोजना से होने वाले खतरे की जानकारी थी। अंतर्राष्ट्रीय वित्त संस्थान वर्ल्ड बैंक की निजी ऋण देने वाली एक शाखा है। इस परियोजना के प्रभाव से मुंद्रा में 1 दशक से भी अधिक समय से मछुआरे और किसान प्रभावित हो रहे हैं। क्या अमेरिका सुनेगा? क्योंकि भारत तो सुनेगा नहीं। भारत की खुदरा मुद्रास्फीति 6% के स्तर को पार कर चुकी है। यह आरबीआई द्वारा निर्धारित किया गया अधिकतम स्तर था। उपभोक्ता खाद्य मूल्य सूचकांक भी बढ़कर 5.43% हो गया। दोनों ही मामलों में शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों पर अधिक प्रभाव पड़ा है। वैश्विक स्तर पर तेल की कीमतों में वृद्धि से स्थिति और भी खराब हो गई है, लेकिन रिजर्व बैंक ने इसमें हस्तक्षेप करने से मना कर दिया, जो अभी भी यही मानता है कि मूल्यों में गिरावट आ जाएगी। भारतीय सुरक्षा और विनिमय बोर्ड ने अनिल अंबानी और 3 अन्य को धन की हेराफेरी के लिए पूंजी बाजार से प्रतिबंधित कर दिया है। आरोप है कि अंबानी के बेटे ने रिलायंस होम फाइनेंस का उधार लिया हुआ फंड प्रमोटर समूह के संस्थाओं को बांट दिया और अब वह किसी भी लिस्ट हुई कंपनी, शेयर बाजार के मध्यस्थों या किसी भी सार्वजनिक कंपनी से संबंध नहीं रख सकता जो पैसा कमाने के लिए काम करती हो। हमारी सलाह है, आप पैसे से दूर ही रहिए। सरकार ने लगभग सभी सार्वजनिक इकाइयों के शेयर बेच दिए हैं। जल्द ही इसके पास बेचने को कुछ भी नहीं बचेगा।
विनिवेश के इस राउंड के पूरा होने के बाद सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में भारत सरकार की 51% से अधिक हिस्सेदारी का मूल्य सिर्फ 2 लाख करोड़ से अधिक नहीं रहेगा। विनिवेश के इस राउंड के पूरा होने के बाद सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में भारत सरकार के 51% से अधिक हिस्सेदारी का मूल्य 2 लाख करोड़ से अधिक नहीं है। यह आंकड़ा विनिवेश मंत्रालय के सचिव ने ही पेश किया है। पांडे जी का कहना है कि सरकार अब सावधान रुख अपनाएगी। तो ये था पिछले दिनों का वित्तीय हिसाब। देश और दुनिया की वित्तीय हलचलों के साथ हम एक बार फिर हाजिर होंगे एक नए एपिसोड में। देखते रहिए हमारा पैसा हमारा हिसाब।